नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। महाकुंभ के समापन में एक दिन शेष है, लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। योगी अखिलेश के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है और इसका नया एपिसोड दोनों के बीच छिड़ा गिद्ध युद्ध है, जो हम आपको दिखाने वाले हैं। कल महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान होना है। करोड़ों श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने की संभावना है। प्रशासन के इंतजाम क्या है, ग्राउंड से पूरी रिपोर्ट आपके सामने होगी। पीएम मोदी ने कल बिहार का दौरा किया था। आज सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पिता को लेकर बड़ा बयान दे दिया। इस बयान में निशांत का डर क्या है, आज उसे डिकोड करेंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें महाशिवरात्रि के मद्देनजर हम आपको दिखाएंगे संगम की सौगंध। तो भारत की बात की शुरुआत हम करते हैं और सबसे पहले बात महाकुंभ पर रामायण, महाभारत और मुगलों वाले सियासी बयानों के संगम की। आज प्रयागराज में जारी महाकुंभ का 44वां दिन पूरा होने जा रहा है। महाकुंभ में अब सिर्फ एक दिन शेष है। कल 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर आखिरी अमृत स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर 27 फरवरी को एक कार्यक्रम के साथ इसका अंत होगा। एक तरफ ये महाकुंभ संगम नगरी में डुबकी लगाने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर याद किया जाएगा, तो दूसरी तरफ मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ और बद इंतजामी को लेकर हुए सियासी संग्राम की यादें भी इस महाकुंभ के साथ जुड़कर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी। महाकुंभ पर राजनीति की शुरुआत अव्यवस्था पर सवाल उठाने से शुरू हुई थी और 44वें दिन तक आते आते नेताओं की जुबान ऐसी बिगड़ी कि इसमें कंस, दुर्योधन, रावण और अकबर जैसे रामायण, महाभारत और मुगल काल के किरदारों की एंट्री हो गई। यही नहीं, एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नेताओं ने बेजुबानी को भी अपना सियासी हथियार बना लिया। सियासी गलियारों में गिद्ध दृष्टि की चर्चा होने लगी। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन्हें भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं एक नेशनल न्यूज चैनल पर बोलना सही नहीं समझती। आप उस शब्द को अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे ग्राफिक्स में जरूर देख सकते हैं। सोमवार को विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस शब्द का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया था। बयान पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया था और कहा था कि एक सीएम की भाषा ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन आज एक बार फिर सीएम योगी ने विधान परिषद में बोलते हुए फिर से वही शब्द और वाक्य दोहरा दिए। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली। महाकुंभ पर हो रही राजनीति को पहले ही कुछ लोग सियासी महाभारत का नाम दे रहे थे। अब तो बकायदा इसमें कंस, कृष्ण और दुर्योधन के साथ रामायण के पात्र रावण की भी एंट्री हो चुकी है। ये सियासी लड़ाई सतयुग और द्वापर युग से होते हुए मुगल काल तक आ पहुंची है और इसमें अकबर का भी जिक्र हो रहा है। इन किरदारों से जुड़ी सियासी बयानबाजी हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले बात उस बयान की करते हैं जिस पर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में तलवारें खिंची हुई है। ये बयान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का है, जो उन्होंने 24 घंटे में दूसरी बार दिया है। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घासें मिली, सूअरों को केवल गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली, भक्तों को भगवान मिले, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, सनातन के सुंदरता वामपंथियों समाजवादियों को नजर नहीं आई। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्था वालों को पुण्य मिला, भक्तों को भगवान मिले। सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी के इस बयान की भाषा पर कड़ा एतराज जताया है। पार्टी नेताओं का कहना है एक सीएम को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल शोभा नहीं देता। सोमवार को दिए बयान पर पार्टी विधायक माता प्रसाद पांडे ने कहा था कि जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसी हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। अब एक बार फिर बयान को लेकर समाजवादी पार्टी सीएम योगी के खिलाफ आक्रामक है। जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे, एक बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, भाई भाई को ढूंढ रहा था, लोग आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी?
और सबसे बड़ा सवाल है ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, सोचिए सरकार किसको सुअर कह रही है। तो तुम यार हाथ मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। सियासी गलियारों के साथ साधु संतों के बीच भी सीएम योगी के बयान पर बहस शुरू हो गई है। स्वामी रामशंकर ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि मुख्यमंत्री का बयान स्वीकार करने योग्य नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी का बयान ये पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। भक्ति में इस तरह से अपना समर्पण नहीं कर सकते कि जहाँ कहीं खामियां नजर आ रही हैं उसको नजरअंदाज किया जा सके। हालांकि सीएम योगी को विपक्ष के हमलों की परवाह नहीं है। वो लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ खुलकर अटैक कर रहे हैं। हमारे विपक्षी दलों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि वे पहले किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा से भागने का प्रयास करते हैं और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्नान करके आ गए, ये उनकी स्वीकृति का ही प्रमाण है। ये बयानबाजी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की उस टिप्पणी के बाद शुरू हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी वाले कुंभ को व्यापार समझ रहे हैं और धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। समाज में धर्म हमारा व्यापार का सवाल नहीं हो सकता है। जो लोग कुंभ को व्यापार समझ रहे हैं वो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। फिलहाल महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ एक बार फिर यूपी में सियासत का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। लेकिन सवाल सीएम योगी के बयान पर खड़ा हो रहा है। क्या सूबे के मुख्यमंत्री और सदन के नेता होने के नाते उन्हें भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका आचरण सदन के बाकी सदस्यों के लिए भी मायने रखता है। सीएम योगी ऐसे बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर वो ज्यादा सुर्खियां बटोर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता इस तरह के आरोप भी उन पर लगा रहे हैं। खैर, महाकुंभ पर राजनीति में बिगड़ती भाषा का आप दूसरा चैप्टर आपके लिए खोलते हैं। इस चैप्टर में चर्चा कृष्ण, कंस, दुर्योधन और रावण की है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच महाभारत और रामायण के पात्रों के बहाने कुंभ पर पॉलिटिक्स हो रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने नेता अखिलेश यादव की तुलना कृष्ण से करते हुए बीजेपी को कंस बता दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी की तुलना रावण और दुर्योधन से कर दी है। दोनों तरफ से कुंभ को लेकर सियासी बयानों का तापमान हाई है। रावण साधु के भेष में आया था, इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। कि अखिलेश जी समाजवादी पार्टी से लोग उसी तरह डरे रहते थे जिस तरह से कंस कृष्ण से डरा रहा। ये सब वो लोग हैं जिन लोगों ने सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाई है और कंस, रावण, दुर्योधन जैसे पात्रों के हिस्सेदार बने कर बैठे। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो सही कहा। बुद्धि नहीं होती, सद्बुद्धि नहीं होती तो 65 करोड़ लोगों को ला करके कुंभ में नहवा करके और सकुशल पहुंचा रहे हैं। वो कोई राज देने वाला है या तो नाबालिग है, या जो राज देने वाला है वो कहीं न कहीं उनका नुकसान करना चाह रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इतने बड़े सम्मानित पद पे है, इस तरह की बातें बोलना ठीक नहीं है। जो शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, क्या किसी भी विपक्ष ने क्या ये सब बातें कही? तो ये कहाँ से आई बातें? ये उनके विचार होंगे। यूपी के सियासी गलियारों के बाद अब रुख संगम नगरी का करते हैं, जहां कल महाशिवरात्रि से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मेला प्रशासन के मुताबिक कल महाकुंभ में पवित्र स्नान के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं। शायद आपके आसपास से भी लोग महाशिवरात्रि पर संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जा रहे होंगे, तो आप ये खबर देखिए और इसमें दी गई जानकारी प्रयागराज जाने वाले अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि महाशिवरात्रि पर उन्हें भीड़ के चलते होने वाली असुविधा का सामना न करना पड़े। छब्बीस फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। ऐसे में देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस पावन अवसर पर पवित्र संगम में डुबकी लगाने की आस से प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने के मद्देनजर प्रशासन ने भी काफी तैयारी की है। करोड़ों की भीड़ के बीच मौनी अमावस्या जैसे हालात न बने, इसके लिए प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन का प्लान तैयार किया है।
महाशिवरात्रि पर कुंभ में हाई लेवल टीम को डिप्लॉय किया गया है। टीम में 4 एडीजी, 7 आईजी और 3 डीआईजी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और आईएएस आशीष गोयल प्रयागराज पहुंच चुके हैं। प्रयागराज कमिश्नरेट के साथ तैयारियों पर मंथन कर रहे हैं, साथ ही ट्रैफिक प्रबंधन पर प्लान तैयार कर रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक के साथ रेलवे स्टेशनों पर भी क्राउड मैनेजमेंट के लिए कदम उठाए गए हैं। यहाँ पर एक तरह से प्लेटफॉर्म के बाहर ही बहुत बड़ा वेटिंग रूम सा बना दिया गया है और जब भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं बड़ी संख्या में, उनको प्लेटफॉर्म के अंदर जाने से रोका जाता है। जब उनकी ट्रेन आने वाली होती है तब उनको अंदर जाने की अनुमति होती है। तो इस तरीके से बड़े टेंट्स लगाए गए हैं, कुर्सियाँ डाली गई हैं, जिससे कि जब हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु इधर प्लेटफॉर्म की तरफ वापस लौटने के लिए पहुंचे तो उस तरीके के इंतजाम की जाएगी। इसके अलावा भी मेला प्रशासन की तरफ से कई और कदम उठाए गए हैं। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। कमिश्नरेट प्रयागराज भी नो व्हीकल जोन बनाया गया है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि अपने करीबी घाटों पर ही स्नान करें। दक्षिणी झूसी से आने वाले श्रद्धालु ऐरावत घाट पर स्नान करें। उत्तरी झूसी से आने वाले श्रद्धालु संगम, हरिश्चंद्र घाट और संगम ओल्ड जीटी घाट पर स्नान करें। अरेल क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालु संगम द्वार अरेल घाट पर ही स्नान करें। सभी यूनिट्स हो, चाहे वो मेला एरिया हो, चाहे कमिश्नरेट एरिया हो, रेलवे स्टेशन हो और अन्य जो जनपद हैं, बॉर्डरिंग एरियाज हैं, सभी का आपस में बहुत ही कुशलता के साथ अच्छे से समन्वय स्थापित है और एक दूसरे के सपोर्ट के साथ में मिलजुल कर इसको बहुत अच्छे से आयोजित किया जा रहा है। हालांकि श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र से गुजरते हुए स्नान घाटों तक पहुंचने के लिए करीब 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि मेला क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा है। महाशिवरात्रि के ठीक एक दिन पहले लाखों लोगों की भीड़ संगम में आई है। महाकुंभ की दिव्य अलौकिक तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से लगातार कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। हम लोग आए थे एकादशी के रोज, लेकिन काफी लेट थी ट्रेन, उसके चलते नहीं हो पाए। आप सर कहाँ से? मैं आसाम से आया हूँ सर। अच्छा, कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत साफ सफाई है। अब पूरे देश की निगाहें संगम नगरी पर टिकी है, क्योंकि महाशिवरात्रि पर होने वाला अमृत स्नान मेला प्रशासन और योगी सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इस खबर को भारत की बात के फोकस से देखें तो महाकुंभ का समापन तो कल हो जाएगा, लेकिन इसको लेकर हो रही राजनीति का अध्याय कल समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सीएम योगी ने धर्म और आस्था के विषय को पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है, ऐसे में महाकुंभ का मुद्दा अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव तक सियासी गलियारों में घूमता रहेगा और वक्त वक्त पर किसी न किसी तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहेगा। प्रयागराज के बाद रुख बिहार का करते हैं, जहां पीएम मोदी के दौरे के बाद चुनावी हलचल तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अपने बयान से बिहार की सियासत में नया ट्विस्ट ला दिया है। निशांत ने अपने पिता को एनडीए का सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर दी है। ये बयान पीएम मोदी के उस बयान के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को लाडला सीएम बताया था। इस रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाडला सीएम वाला सिक्का प्रदेश के सियासी गलियारों में उछालकर चले गए। लेकिन क्या नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर सीएम की कुर्सी संभालेंगे? इस पर उनकी तरफ से किसी तरह का कोई भी बयान नहीं दिया गया। हालांकि लगता यह है कि जेडीयू को पीएम मोदी से इस तरह के बयान की पूरी उम्मीद थी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी के दौरे के करीब 18 घंटे बाद सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की तरफ से जो बयान सामने आया, उस बयान में नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित न करने की कसक साफ नजर आई। पहले आप वो बयान सुनिए, इसके बाद उस बयान का विश्लेषण करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे और उन्होंने आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे। तो निशांत कुमार अब खुलकर अपने पिता और सीएम नीतीश कुमार के लिए पैरवी कर रहे हैं। हालांकि ये इच्छा सिर्फ एक बेटे की नहीं है, बल्कि इस इच्छा के कई सियासी मायने भी है। सबसे अहम तो इस बयान की टाइमिंग है। ये बयान पीएम मोदी के नीतीश को लाडला कहने के करीब 18 घंटे बाद आया। आपको एक बार वो बयान सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने आखिर सीएम नीतीश कुमार को लाडला क्यों कहा था। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित
हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। गौर करने वाली बात यह भी है कि निशांत कुमार अभी राजनीति में नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने किसी मजे हुए राजनेता की तरह बयान दिया है। निशांत कुमार ने मीडिया के कैमरों के सामने सोच समझकर ये बात कही। अब सवाल यह है कि निशांत के बयान के सियासी मायने क्या है। जानकारों की माने तो निशांत ऐसा बयान देकर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। इस बयान को जेडीयू की चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसमें बीजेपी पर दबाव बनाकर सीटों की सौदेबाजी में अपर हैंड रखने की कोशिश है। निशांत के बयान का एक मतलब यह भी है कि जेडीयू ये गारंटी चाहती है कि बिहार में एनडीए की जीत के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। जेडीयू चाहती है कि बिहार में महाराष्ट्र वाला खेला ना हो, यानी बीजेपी ज्यादा सीटें जीत जाए तो वो अपना सीएम ना बनाए। इसलिए वो पहले ही नीतीश कुमार को अगले सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की मांग कर रही है। हालांकि विपक्ष ने पीएम के लाडला वाले बयान को अपना सियासी हथियार बना लिया है और जेडीयू को घेरना शुरू कर दिया है। आरजेडी नेता कह रहे हैं कि जेडीयू को उम्मीद थी कि पीएम मोदी बिहार दौरे पर नीतीश को एनडीए का सीएम चेहरा घोषित करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पीएम मोदी ने जेडीयू को झटका दे दिया। लाडला तो कहा, लेकिन सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया। आरजेडी का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ऐसा ही करेगी जैसा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया। आरजेडी नेताओं का यहां तक कहना है कि अगर बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज्यादा आई तो नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। कुल मिलाकर निशांत कुमार के बयान ने बिहार के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। अब लगने लगा है कि बिहार में चुनावी मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। जदयू खासे परेशान है और परेशानी का आलम यह है, जदयू ने निशांत जी से यह कहवाया कि आने वाले चुनाव में एनडीए को नीतीश कुमार को चेहरा घोषित करना चाहिए। जदयू को लग रहा है कि बिहार में उन्हें भी शिंदे की तरह निपटाया जाएगा। इस पार्टी को खड़ा किया है नीतीश कुमार। पार्टी का भविष्य भी वो जिस रूप में तय करेंगे, पार्टी उसी रूप में चलेगी। और हमारे मुख्यमंत्री हैं और वह पिछले 20 वर्षों से, इसमें विवाद क्या है? ना कोई विवाद है ना कोई बात। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तभी इस तरीके का बयान आखिर निशांत कुमार जी को क्यों देना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं, अगर उनको विश्वास नहीं है तभी तो उनसे बयान दिलवाया जा रहा है। लाडला और निशांत कुमार की चर्चा के बीच बिहार में एक वीडियो की भी खूब चर्चा हो रही है। आरजेडी ने आज बीजेपी की मीटिंग का एक वीडियो शेयर किया। बीजेपी की ये मीटिंग सर्किट हाउस में हुई थी। इस मीटिंग में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। बीजेपी ने इस मीटिंग में आरजेडी को घेरने की रणनीति बनाई थी, लेकिन रणनीति बनाते बनाते सियासी नफा नुकसान पर चर्चा होने लगी। लालू और तेजस्वी की बात होने लगी। बीजेपी की इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, ये आपको सुनवाते हैं। बीजेपी को ये टेंशन जरूर हुई होगी कि मीटिंग की वीडियो लीक कैसे हो गई। जिस मीटिंग में बीजेपी चुनावी रणनीति बना रही थी वो वीडियो बाहर कैसे आ गई। अब इसी वीडियो को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता बिहार में जो बढ़ रही है, तो बिहार में एक परिवर्तन की लहर चल रही है। और बिहार में जब जब नौजवान, युवा, छात्र, किसान, मजदूर अंगड़ाई लिया है, बिहार में परिवर्तन हुआ है। और 2025 में नौजवानों ने ठाना है कि परिवर्तन होगा और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे। कि लालू जी का नाम जब भी आता है तो बिहार में डर का माहौल हो जाता है। तो लालू जी के नाम से बिहार डरा हुआ रहता था और आगे कभी बिहार में डर का वातावरण न बने, इसलिए हम लोग बिहार वासियों को बार बार याद दिलाते हैं कि वो लालू यादव का जो जंगल राज था वो बिहार में नहीं आना चाहिए। इस बीच बिहार से लेटेस्ट अपडेट यह है कि पीएम के दौरे के बाद बीजेपी ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर है। यहां बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी कोर ग्रुप के साथ बैठक की और बीजेपी के सभी नेताओं और मंत्रियों से योजनाओं को जल्द पूरा करने को कहा है। यानी सियासी बयानबाजियों के बीच बीजेपी ने मिशन बिहार शुरू कर दिया है। कल 26 फरवरी है, यानी महाशिवरात्रि का दिन और कल ही महाकुंभ में स्नान का आखिरी दिन है। और कल के स्नान के साथ ही आस्था के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का समापन हो जाएगा।
महाकुंभ का समापन जरूर हो जाएगा, लेकिन इस पर शुरू हुई सियासत चलती रहेगी। वो राजनीति जो कुंभ के आगाज के साथ शुरू हुई थी और आखिर तक गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों तक पहुंच गई। 13 जनवरी को जब कुंभ मेला शुरू हुआ तो योगी सरकार ने 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया था, लेकिन आज सुबह तक प्रयागराज के संगम में 64 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। औसत की बात करें तो हर रोज कुंभ में करीब 1.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। और आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ विधान परिषद में कुंभ पर बोलने के लिए खड़े हुए तो वो उन आंकड़ों के साथ गरज रहे थे कि कैसे उनकी सरकार ने संगम को लेकर खाई सौगंध को पूरा किया है। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला है। गिद्धों को केवल घासें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली, आस्थावान लोगों को घोड़े मिला, भक्तों को भगवान मिले, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली। महाकुंभ के आयोजन का ये वो संक्षिप्त विश्लेषण है जो योगी आदित्यनाथ ने सदन में खड़े होकर दिया। गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तगड़ा प्रहार किया था। गिद्धों को केवल घासें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली। उनके शब्दों पर विवाद जरूर हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे बाद एक बार फिर से सदन में वही शब्द दोहराए। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली। गिद्धों को केवल घासें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली। गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने क्यों किया ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले उन पहलुओं की बात कर लेते हैं कि महाकुंभ में लोगों को और क्या-क्या मिला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आस्थावानों को पुण्य मिला और आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर उसी की मिसाल है। मध्य प्रदेश के कटनी से लेकर बिहार के आरा और सासाराम तक ट्रेन में सवार होने की होड़ मची है, क्योंकि हर कोई स्नान करके कुंभ का पुण्य कमा लेना चाहता है। देखिए ट्रेन की स्थिति क्या है, कैसे लोग जो है ट्रेन पहुंची है पटना जंक्शन और एक एक दरवाजे पर लोग टंगे हुए हैं। जो भीड़ है वो साफ देखी जा सकती है। जो चेयर क्लास है वो तस्वीरें देखिए कैसे लोग इसमें भरे हुए हैं। ये है पटना जंक्शन का नज़ारा और देखिए जो मशक्क़त है, यात्रियों को उतरने में भी मशक्क़त हो रही है और जो जिन यात्रियों को चढ़ना है उन्हें भी काफ़ी जो मशक्क़त है वो हो रही है। ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने से श्रद्धालु हर कीमत पर कुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचना चाहते हैं। जानना चाहिए, आज अंतिम दिन है, फिर भी अच्छा से क्या बोलते हैं ट्रेनों का व्यवस्था नहीं किया गया। कहाँ जा रहे हैं? वही प्रयागराज। इतनी भीड़ में पहुँच पाइएगा? पता नहीं, कैसे पहुँच जाएंगे? कैसे भी पहुँच जाइएगा, ट्रेन पर चढ़ पाइएगा? प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज ही जा रहे हैं और कोई ट्रेन नहीं मिला? कोई ट्रेन नहीं है। अंदर क्या चल रहा है? अंदर क्या, जब पूरा जाम पड़ा है, भरा पड़ा है सब, कोई बैठने की जगह ही नहीं है। और शायद इसीलिए 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं, जो एक विश्व कीर्तिमान बन चुका है। और जो श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है उसने आज 64 करोड़ के आंकड़े को पूरा कर लिया है। कहा जा सकता है कि 13 जनवरी से शुरू हुए आस्था के महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं और बुधवार को जब महाकुंभ का औपचारिक तौर पर समापन होगा, महाशिवरात्रि के मौके पर लोग स्नान करेंगे, तो ये आंकड़ा बढ़कर 66 करोड़ की संख्या को पार कर सकता है। 64 करोड़ लोगों का किसी एक शहर के एक हिस्से में जाकर डुबकी लगाना वाकई हैरान करता है और जो बचे हैं वो भी किसी भी कीमत पर इसमें शामिल हो जाना चाहते हैं।
ये ऐतिहासिक महाकुंभ है, ये छोटा मोटा महाकुंभ नहीं है। यह करोड़ों करोड़ों 60 करोड़ लोगों को सेवा देना, उनकी व्यवस्था करना, नियोजन करना, ये छोटी बात नहीं है। अद्भुत सुविधा, अद्भुत व्यवस्था। आस्थावानों को पुण्य मिला और शायद इसीलिए देश और दुनिया के तमाम बड़े बड़े चेहरों ने बारी बारी आकर संगम में डुबकी लगाई। फिर चाहे लंबे वक्त से सुर्खियों से दूर रही नुपुर शर्मा हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी, चेहरा चाहे राजनीति से ताल्लुक रखता हो या फिर फिल्म जगत से, हर कोई गंगा मैया के जल से खुद को शुद्ध कर लेना चाहता है। और अब बुधवार को महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान से ठीक पहले प्रयागराज में हर तरफ श्रद्धालुओं का रेला दिखाई देने लगा है। तस्वीरों में अगर आपको दिखाएं तो महाकुंभ की दिव्य अलौकिक तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से लगातार कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं ताकि संगम तट पर स्नान कर पाएं। अच्छा से नहाया है, अभी भी नहाएंगे, अभी काल के लिए हम इंतजार कर रहा है। बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली में चाहते हैं कि योगी जी हरदम सीएम बने रहे। सफर एकदम शानदार रहा, कोई दिक्कत नहीं आई, फर्स्ट क्लास सफर जा रहे हैं। योगी ने सब बढ़िया किया है बाबूजी। आस्थावानों को पुण्य मिला, लेकिन महाकुंभ में और क्या मिला? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कुंभ में गरीबों को रोजगार मिला। महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं, अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। अब सवाल यह है कि कुंभ की वजह से यूपी अगर 3 लाख करोड़ की ग्रोथ करने वाला है तो कैसे? महाकुंभ में आने वाले नाव की सवारी कर रहे हैं तो नाविकों को रोजगार मिला। भक्त प्रसाद, फूल, माला, मूर्ति खरीद रहे हैं तो दुकानों का रोजगार बढ़ा। लोग होटल और गेस्ट हाउस, धर्मशाला में रुक रहे हैं तो स्थानीय होटल और कारोबारियों का व्यवसाय बढ़ा। खाने के लिए दुकान और होटलों में गए तो उनकी आमदनी बढ़ी। निजी वाहन से आने वालों ने पार्किंग का इस्तेमाल किया तो स्थानीय लोगों के लिए नौकरी से लेकर राजस्व तक बढ़ा। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक महाकुंभ में करीब 8 से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई थी और इन्हीं सब वजहों से ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक आयोजन माना जा रहा है। ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और ये आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। हालांकि अखिलेश यादव ने महाकुंभ में कारोबार के आंकड़ा बताने को धार्मिक ठेस से जोड़कर योगी सरकार पर वार किया है। समाज में धर्म हमारा व्यापार का सवाल नहीं हो सकता है। जो लोग कुंभ को व्यापार समझ रहे हैं वो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने 10,000 12,000 करोड़ रुपए लगाए भी हैं, इससे 3 लाख करोड़ का व्यापार होने जा रहा है। और अगर 3 लाख करोड़ का व्यापार यूपी को हुआ है तो कम से कम जीएसटी तो मिली होगी ना। दरअसल महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच वाक युद्ध शुरू से चलता आ रहा है और योगी ने अखिलेश के हमलों का जवाब भी सनातनी तरीके से दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्नान करके आ गए, ये उनकी स्वीकृति का ही प्रमाण है। विधानसभा में नेता विरोधी दल वे तो तक कहे पड़े कि भाई मैं समाजवादी बाद में पहले सनातनी, तो यह भी उनकी स्वीकृति को ही प्रमाण करता है। सीएम योगी का ये सिर्फ एक बयान नहीं है। बीजेपी के तमाम नेता और योगी ने बार बार महाकुंभ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के डुबकी लगाने की बात को दोहराया है।
कि कुंभ के आयोजन पर प्रहार करने वाले भी स्नान के लिए सबसे आगे खड़े थे। दरअसल अखिलेश यादव ने शुरुआत से ही कुंभ आयोजन की कमियों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। ये ट्रैफिक ही नहीं संभाल पाए। वो सोचो, लोग गाड़ियों में सोए 2-2 दिन 3 दिन, कहाँ वॉशरूम गए होंगे, कहाँ खाना मिला होगा, पेट्रोल स्टेशन का डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। गंगा का पानी है, संगम में जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है। बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। कुंभ के आयोजन में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं को अगर ठेस और सबसे ज्यादा श्रद्धालु अगर कभी अपमानित हुआ है तो वो इनकी सरकार में जो कुंभ का आयोजन हुआ है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कुंभ के आयोजन में कई तरह की कमियों का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव का दावा है कि तैयारी में 15,000 करोड़ खर्च किए गए, लेकिन श्रद्धालुओं को अव्यवस्था की वजह से परेशान होना पड़ा। अखिलेश ने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था वाले बयान पर वार करते हुए कहा कि अगर व्यवस्था थी तो ट्रैफिक जाम में फंसने से लेकर भगदड़ पर सरकार आंकड़ा क्यों नहीं बता रही है। जबकि बीजेपी का दावा है कि अब तक सबसे सफल कुंभ है। किसका दावा कितना सच्चा है वो समझने के लिए शुरुआत एक तस्वीर से करते हैं। तस्वीरें बिहार के गया से आई हैं, जहां महाकुंभ में जाने की ललक और लालसा ऐसी है कि फुट ओवर ब्रिज से लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म तक सिर्फ सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। ट्रेन आने की खबर मिलते ही यात्री दौड़ पड़े। कई तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए ट्रैक पर ही दौड़ते दिखाई दिए। ये वो लोग हैं जो महाशिवरात्रि को महाकुंभ के आखिरी स्नान का हिस्सा बनना चाहते हैं। और ये कोई आज की तस्वीर नहीं है। पिछले 15 दिनों से गया से लेकर पटना तक के रेलवे स्टेशनों की यही कहानी है। अब हुआ ये कि जितना अनुमान लगाया गया था उससे ज्यादा भीड़ कुंभ तक पहुंची। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रैफिक जाम और घाट तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन आस्था के उल्लास में ये परेशानियां काफी पीछे छूट गई। कितनी देर लगी पहुंचने में? ट्रेन से जगह मिल गई? मिली, बहुत भीड़ थी। जाम में तो नहीं फंसे? नहीं, जाम तो था लेकिन कम था। हम लोग पटना से आ रहे हैं, ट्रेन में बहुत दिक्कत है, फिर भी पहुंच गए। और अभी तो जो 8-10 किलोमीटर चलना भी है। हाँ, चल जाएंगे। ट्रैफिक जाम और यात्रियों की मुश्किल के बाद विपक्ष ने कुंभ में मची भगदड़ पर सरकार को घेरा। सरकार लगातार दावा कर रही है, वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। केवल भगदड़ की जान नहीं, जो लोग यहाँ आए दर्शनार्थी श्रद्धालु, उनकी भी बड़े पैमाने पे जान गई है, जो सरकार छिपा रही है। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करती है और उनके साथ सरकार खड़ी है। डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है, लेकिन इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन्हीं आरोपों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने गिद्ध शब्द का इस्तेमाल किया था। योगी का इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ था कि वो लोग इंतजार में थे कि हादसा हो और लाशें गिनकर हमला किया जा सके। और फिर भगदड़ के बाद गंगा जल की शुद्धता के मुद्दे ने तूल पकड़ा। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं, उसी पानी से स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में। संग्राम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी की उस रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ, जिसमें कहा गया था कि संगम पे स्नान वाली जगह से लिए गए अधिकतर पानी के सैंपल में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया यानी मलमूत्र वाली गंदगी तय मानकों से कहीं ज्यादा मिली है। जबकि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि पानी बिल्कुल साफ है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो लगातार वहाँ पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा
ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही, यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, वे उन सबको इस बात को देखना चाहिए। गंगा जल की शुद्धता को लेकर राजनीतिक वार पलटवार शुरू हुआ तो हमने ग्राउंड जीरो पर डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं से पूछा कि आपकी इस पर क्या राय है। गंगा जो है ये सदियों से पवित्र रही है और सदियों तक पवित्र ही रहेगी, इसमें गंदा होने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे ज्यादा शुद्ध तो कोई जल नहीं है और यहाँ तो अपन आगे पवित्र होते हैं। मुझे तो पानी पूरा ही स्वच्छ दिखाई दिया। आस्था सर्वोपर है। गंगा माँ से तो पवित्र और कौन है। हम नहा के अभी आए, गंदगी कुछ भी नहीं है उसमें। गंगा जी का जल कभी प्रदूषित हो ही नहीं सकता है। और पूरे मामले में अपडेट ये है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें फीकल कोलिफॉर्म समेत प्रदूषण के दूसरे तत्व भी तय मानक के भीतर है। यानी अब यूपी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों ही कह रहे हैं कि गंगा का पानी साफ है। जो लोग गंगा जल के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे, उसका जवाब भी वहां के एक वैज्ञानिक ने दिया। स्नान योग्य ही नहीं, अल्कलाइन वाटर जितना शुद्ध है गंगा का जल। इन्होंने प्रयागराज में अपनी स्वयं की लैब से इस बात को साबित किया। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी और अब केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी इस बात को साबित किया कि गंगा जल में वह ताकत है कि अपनी शुद्धि को बनाए रखने की सामर्थ्य उसमें है। कल महाशिवरात्रि है और महाकुंभ के आखिरी स्नान के मौके पर सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज पर देखिए विशेष कवरेज। भारत की बात में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।